आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग हिंदी में लिखेंगे बेटा पश्च बंधन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बेटा कंडीशन क्या है कि जिस टाइम बैक बॉन्डिंग होगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है टू बॉन्डेड एटम। टू बॉन्डेड एटम मस्ट बी प्रेजेंट। दो बॉन्डेड एटम होने चाहिए, राइट। अलग अलग एटम नहीं चाहिए हमें, बॉन्डेड एटम चाहिए, ठीक। दूसरा पॉइंट, वन एटम, जो बॉन्डेड एटम है उनमें से वन एटम हैव इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर। एक एटम उनमें से ऐसा होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर अवेलेबल हो। तीसरा पॉइंट, अदर एटम हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अदर एटम हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल p भी हो सकता है और d भी हो सकता है। हमने तीन कंडीशन बताई हैं। अगर ये तीनों कंडीशन संतुष्ट हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो अपन बोलेंगे कि बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। दो बॉन्डेड एटम हो, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर हो और दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए। वो वैकेंट ऑर्बिटल जो है एस डी का भी हो सकता है, वो वैकेंट ऑर्बिटल पी का भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब प्रोसीजर क्या होगा बैक बॉन्डिंग के अंदर, होता क्या है बैक बॉन्डिंग के अंदर? क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर जो है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू वैकेंट ऑर्बिटल। एक एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर है, एक एटम ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को ट्रांसफर किया जाएगा किसको बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल को। और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को आपको ट्रांसफर करना है किसके अंदर, वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। और ये कंडीशन है कि वो दोनों एटम क्या होने चाहिए, बॉन्डेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक केस देखो, CH2Cl, यहां पे प्लस लगा हुआ है, क्लोरीन के पास लॉन पेयर है, ठीक। इस पिक्चर को अपन इस तरीके से लिख करके देखें, CH2Cl, कार्बन पे प्लस है। आप बताइए इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इस टाइम? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो 4 और 2 6। भैया इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो। तो इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। तो अपन बोलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 होने चाहिए थे, अवेलेबल कितने, 6। तो इट मींस क्या हुआ कि कार्बन के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट है। कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, राइट। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट क्या है बेटा, इनकम्प्लीट। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इसके पास एक ऑर्बिटल है, वो वैकेंट है। ये ऑर्बिटल बता रहा है कि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब क्या होगा, दो बॉन्डेड एटम है, एक कार्बन और एक क्लोरीन। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लॉन पेयर है। दो बॉन्डेड एटम होने चाहिए, बिल्कुल हैं। एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन पेयर बिल्कुल है, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल बिल्कुल है। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को ट्रांसफर कराएंगे किसको बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल को। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंट और इसके अंदर दूंगा इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करूंगा किसके अंदर, इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। जब ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे तो यहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। सर नहीं, आपने एरो तो इधर लगा रखा है, कॉमन सेंस की बात है। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर किस में जाएगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, उससे यहां एक बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड Cl। क्लोरीन ने लॉन पेयर डोनेट किया तो इस पे आएगा प्लस, क्या आएगा, प्लस। जो लॉन पेयर डोनेट करेगा उसके ऊपर आएगा प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। लेकिन पहले से क्या है, प्लस। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। भाई इसने लॉन पेयर डोनेट किया तो इस पे आएगा प्लस,
इसने गेन किया तो इस पे आएगा माइनस, लेकिन पहले से क्या लगा हुआ है प्लस, तो प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये प्रोसीजर हुआ बैक बॉन्डिंग का। और एग्जांपल देखो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बातें। NH यहां दो बॉन्डेड एटम है, एक नाइट्रोजन और एक कार्बन। कार्बन पे पॉजिटिव लगा, इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है बेटा। यहाँ कार्बन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। प्लस लगा हुआ है, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट क्या मिलेगा बेटा? इनकम्प्लीट। यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है? लॉन पेयर, तो ये अपने लॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को ट्रांसफर कर देगा। अरे बोलो, ये अपने लॉन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ क्या बन गया बेटा? डबल। इसे अपना लोन पे डोनेट कर रहा है तो इस पे आ जाएगा प्लस। क्या आ जाएगा? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कार्बन, तो इस पे क्या आना चाहिए? माइनस, लेकिन पहले से क्या है? प्लस। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ में आती है बेटा? ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? इसके वैकेंट ऑर्बिटल को, तो उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा एक, तो मैंने बॉन्ड बना दिया। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे कौन सा आना चाहिए? माइनस, लेकिन पहले से क्या है? प्लस, न्यूट्रलाइज हो गया। इसने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो इसके ऊपर प्लस आ गया। तो ये कौन सा प्रोसीजर हो गया बेटा? बैक बॉन्डिंग। तो हमने एक बात सीखी कि बैक बॉन्डिंग क्या है? एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है। ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है या दो मॉलिक्यूल में हो रहा है? एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। बस ये पूरी के पूरी एक स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज के अंदर हो रहा है। ये भी पूरी एक स्पीसीज है, इसी के अंदर हो रहा है, राइट? तो कोई अपन से कोई पूछे भाई बैक बॉन्डिंग इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है कि इंटरमोलिक्यूलर, तो हम बोलेंगे कि बैक बॉन्डिंग एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है, राइट? वो एक ही मॉलिक्यूल या एक ही स्पीसीज के अंदर हो रहा है। अगर कोई प्रोसेस दो स्पीसीज के अंदर होता है या दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो उसे इंटरमोलिक्यूलर बोलते हैं। और कोई प्रोसेस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, एक ही स्पीसीज के अंदर होता है, तो उसे इंट्रामोलिक्यूलर बोलते हैं। तो कैसा प्रोसीजर है ये? इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसीजर है। और एग्जांपल देखो, CH2 नेगेटिव Cl और CH2 नेगेटिव F, ठीक है? ये नेगेटिव है, ठीक है? ये दो बॉन्डेड एटम हो गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। ये नेगेटिव को अपन क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लोरीन के पास लोन पेयर भी होते हैं और क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है। क्लोरीन के पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। क्लोरीन के पास क्या होता है बेटा? वैकेंट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट शेल ये हो गया। तीसरे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3d ऑर्बिटल वैकेंट है। 3d ऑर्बिटल वैकेंट। अरे बोलो, ये आउटर मोस्ट शेल कौन सा है बेटा? थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में जब s और p है तो डेफिनेटली d भी होगा, लेकिन d ऑर्बिटल कंप्लीटली क्या होगा? यहाँ वैकेंट होगा। बात समझ में आई क्या? तो अपन क्या कह रहे हैं कि कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दो बॉन्डेड एटम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगी बेटा? यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? बैक बॉन्डिंग। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हुई बात? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे नेगेटिव आएगा। अब इस केस में देखो, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल है। कार्बन के पास नेगेटिव लगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट। फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। कैसे नहीं होता? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। 1s2 2s2 2p5 2p5। आउटर मोस्ट शेल दूसरा है, टू एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए।
अब आउटर मोस्ट शेल दूसरा है, तो दूसरे शेल के अंदर 2d नाम का कोई सब शेल नहीं होता, राइट भाई। फर्स्ट शेल के अंदर s होता है, सेकंड शेल में s और p होते हैं, थर्ड शेल में s p d होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो पहला सेल होता है उसमें 1s, दूसरे शेल में 2s और 2p होते हैं, तीसरे शेल में 3s 3p 3d होता है। अब आप ही बता दो मुझे कि इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है बेटा, दूसरा। दूसरे में तो s और p रहता है, d तो होता ही नहीं है। अरे बोलो, दूसरे शेल में कौन होता है, s और p, तीसरे में s p d, और चौथे शेल में 4s 4p 4d 4f। फर्स्ट शेल में ओनली s, सेकंड में s और p, थर्ड में s p d, फोर्थ में s p d f होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाते हैं, समझ में आ रही है क्या बात। तो फ्लोरीन के अंदर लास्ट शेल कौन सा है बेटा, सेकंड शेल, सेकंड में s और p होता है, s और p में तो वैकेंट है नहीं, d होता है इसके पास तो वो वैकेंट होता है, लेकिन d अवेलेबल नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे कि फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। दो बॉन्डेड एटम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर हुई बात। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी है, राइट। अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी है। देखो मैं आपको दे रहा हूं, आपके पास CHCl3 है और CHF3 है। आपको ये बताना है कि CHCl3 और CHF3 में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। क्या बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको मैंने दो स्पीसीज दे रखी हैं, इन दोनों स्पीसीज में कौन सी स्पीसीज ज्यादा एसिडिक है, किसकी अम्लीयता ज्यादा है, ये आपको पता करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसमें से H+ को रिलीज करोगे। किसको रिलीज करोगे, H+ को। जैसे CHCl3, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, CHCl3। अब इसमें से H+ को रिमूव करो तो H+ यहां से हट जाएगा। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का था, लेकिन जब हमने H+ को हटाया तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, कार्बन के पास। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, कार्बन पे बोलो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। किसी को दिक्कत, अरे इस बॉन्ड में भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, आप कह रहे हो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक H का है एक C का है, एक इलेक्ट्रॉन H का है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। आप H+ बनाना चाहते हो, उसको हटाना चाहते हो, इसका मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रह गए, कार्बन के पास। जबकि कार्बन का खुद का कितना इलेक्ट्रॉन था, 1, रख कितने लिए, 2, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 में से एक इसका था एक इसका था। जब आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो एक H को ले जाना चाहिए, एक C को ले जाना चाहिए, लेकिन दोनों ही किसने रख लिए, C ने, तो C पे कौन सा चार्ज लगेगा, नेगेटिव, राइट। आपको जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी हो तो सबसे पहले किसको रिमूव करोगे, उसमें से H+ को। H+ को रिमूव करने के बाद जो पिक्चर बनेगी उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेट बेस। ये आपके लिए नया है लेकिन आराम से समझोगे समझ में आएगा। आपको 2 स्पीसीज दी गई, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी थी, तो आपने उसमें से H+ को रिमूव किया। H+ को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पिक्चर आएगी उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही बेटा इस वाले में से भी H+ को रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, C-F-F-F। ये क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी है तो दोनों के क्या बना लिए गए, कॉन्जुगेट बेस। ठीक, इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उस स्पीसीज की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, राइट? समझ में आ रही है क्या बात? तो जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। समझ में आ गई क्या बात? तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बोल देंगे, ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बोल देंगे। अब अपन को इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो जरा देखो, नेगेटिव, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, ये तो हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये दो बॉन्डेड एटम है, कार्बन के पास नेगेटिव लगा हुआ है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्लोरीन के पास क्या होता है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो आप बताइए मुझे यहां क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, स्टेबल बाय बैक बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को? स्टेबल बाय बैक बॉन्डिंग। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, Cl के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो वहां पर क्या हो जाती है बेटा? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग जब भी होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। इस बॉन्ड की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि पहले सिंगल होता था लेकिन बैक बॉन्डिंग होने के बाद ये सिंगल नहीं रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। पहले ये बॉन्ड प्योरली सिंगल था लेकिन बैक बॉन्डिंग होने के बाद इस बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है किसकी वजह से? बैक बॉन्डिंग की वजह से। इस कॉन्जुगेट बेस को देखो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं हो पाएगी बेटा? बैक बॉन्डिंग। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया और इसको अपन लिखेंगे अनस्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और मैंने बताया कि जिस स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उस स्पीसीज की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो फाइनल आंसर आ गया कि CaCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। कर लेंगे आप? CaCl3 की एसिडिक स्ट्रेंथ CHF3 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि CaCl3 का कॉन्जुगेट बेस जो है, CaCl3 में से H+ को रिमूव किया, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, तो हमको पता चला कि उसका कॉन्जुगेट बेस बेटा बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल है और जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उस स्पीसीज की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए कहे तो आप क्या करोगे? H+ को रिमूव करोगे और क्या बनाओगे? कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल आएगा उस स्पीसीज की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बोली जाएगी। तो हमने सीखा कि क्लोरोफॉर्म की एसिडिक स्ट्रेंथ CHF3 से ज्यादा होती है। कर लेंगे आप? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ BF बॉन्ड। BF बॉन्ड की आपको स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी है। किसके अंदर? एक तो मैं आपको दे रहा हूं BF3 और एक आपको दे रहा हूं बेटा BF4-। ठीक है, आपको BF बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, BF3, B और 3 F लगे हुए हैं बेटा। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2 इसमें मिलेंगे, 2 इसमें मिलेंगे 4 और 2 इसमें मिलेंगे 6। तो यहां बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यानी कि इसके पास क्या मिल जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल।
बोरॉन के पास यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। फ्लोरीन के पास बात करें, इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी होंगे और इसके पास भी होंगे। 2 बॉन्डेड एटम है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर है। तो 2 बॉन्डेड एटम है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरे के पास लोन पेयर, तो कौन सा प्रोसीजर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग होने के बाद इस बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड जो होता था, अब इसके अंदर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। कैसा कैरेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। अब ये बॉन्ड प्योरली सिंगल नहीं रहा, इसमें कुछ कैरेक्टर किसके आ जाएंगे? डबल बॉन्ड के आ जाएंगे। अरे बोल, ये बैक बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी। समझ में आ रही है क्या बात? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, एक ही मॉलिक्यूल में है, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस होता है बैक बॉन्डिंग। और यहां पर बैक बॉन्डिंग होने के बाद ये सिंगल बॉन्ड जो है, पहले प्योर सिंगल होता था, अब इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। तो बॉन्ड की जो ताकत है, बॉन्ड की जो ताकत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। सही बात है क्या? लेंथ तो कम हो जाएगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से लेंथ जो होती है वो सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है। अब उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा बेटा? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कौन? हाँ बेटा, क्लास में हूं मैं भी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, राइट? बॉन्ड भाई पहले ये सिंगल बॉन्ड होता था, अब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। पहले सिंगल बॉन्ड होता था, अब डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए तो बॉन्ड की लेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। बॉन्ड की ताकत तो बढ़ गई है लेकिन उसकी लेंथ कम होगी, उसकी लंबाई कम हो गई है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। अब वो सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए तो बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी लेकिन बॉन्ड की ताकत बढ़ जाएगी। अब जरा ये बात हम BF4 माइनस के लिए देखें तो BF4 माइनस कैसे बनता है बेटा? BF4 माइनस बना होगा BF3 प्लस F माइनस, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है BF4 माइनस। किस किस से बना ये? BF3 प्लस F माइनस। देखो जरा, ये मैं BF3 बना देता हूं, ये BF3 है, इसकी किससे रिएक्शन हुई? F माइनस के साथ। तो बोरॉन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। बोरॉन के पास क्या मिलेंगे बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल। भाई 2 2 4 और 2 6 तो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के हिसाब से 8 होने चाहिए बोरॉन के पास। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरॉन के पास? 6, तो एक ऑर्बिटल उसका वैकेंट मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है। F नेगेटिव पे, F के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है, F पे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव बेटा। यहां इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। लेकिन अब की बार ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में नहीं है, अलग अलग है। अरे दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं। बैक बॉन्डिंग कब होती है? जब एक के पास वैकेंट हो, दूसरे के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो यहां एक के पास वैकेंट है, एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है। समझ में आ रही क्या बात? हम बात कर रहे हैं BF4 माइनस कैसे बना होगा। BF3 ने F माइनस से रिएक्शन करी होगी तो BF3 के B के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, F के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर लगा हुआ है, लेकिन ये एक ही मॉलिक्यूल में नहीं है, ये इंटरमोलिक्यूलर हो रहा है। अब ये कौन सा प्रोसेस था? इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा था। ये 2 डिफरेंट स्पीसीज में होगा तो बेटा ये एक इंटरमोलिक्यूलर प्रोसेस हुआ। और इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये डोनर का काम करेगा, ये डोनर का काम करेगा और ये एक्सेप्टर का काम करेगा। एक डोनर और एक एक्सेप्टर। तो ऐसी सिचुएशन में ये बन गया BF ये डोनर है और ये रिसीवर है। तो कौन सा बॉन्ड बना है बेटा? यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, उपसहसंयोजक बना। कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग में माइनर डिफरेंस है। यहां पर बैक बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंट्रामोलिकुलर। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड
इंटरमोलिकुलर प्रोसेस है। दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो स्पीसीज के बीच में एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं और उनके बीच में अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल वाला एटम भी है और लोन पेयर वाला भी है, तो उस केस में कौन सा प्रोसेस होगा? बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग होने के बाद सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? डबल बॉन्ड में। तो बॉन्ड की ताकत तो बढ़ जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब जरा मुझे बताइएगा, यहां पर सारे बॉन्ड सिंगल ही रहेंगे, यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ही नहीं है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 इसमें 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसका ऑक्टेट क्या हो गया? बोरॉन का कंप्लीट हो गया। अब ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। कौन सा बॉन्ड बना लिया इसने? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसको और कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो ये बॉन्ड सिंगल ही रहेंगे, ये सब सिंगल रहेंगे, ये भी सिंगल रहेगा, ये भी सिंगल रहेगा, ये भी सिंगल रहेगा, ये भी सिंगल रहेगा। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। और यहां बॉन्ड कैसे रहेंगे? सिंगल रहेंगे। तो बेटा यहां पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम रहेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम रहेगी, लेकिन बॉन्ड की लेंथ ज्यादा मिलेगी, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा मिलेगी। तो हमने क्या देखा? इस BF3 के BF बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और लेंथ कम है, जबकि BF4 माइनस में BF बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है और लेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ तो कम है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, और यहां कैसा कैरेक्टर आया? डबल बॉन्ड का। तो बेटा यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, ताकत ज्यादा मिलेगी और लंबाई कम मिलेगी। यहां क्या होगा? सिंगल बॉन्ड रहा है तो स्ट्रेंथ तो कम है लेकिन लंबाई ज्यादा है। समझ में आ गई क्या बात? अगर ज्यादा पावरफुल बॉन्ड की बात हो रही है तो इसके बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होंगे, अगर लंबाई की बात हो रही है तो इसके बॉन्ड की लंबाई ज्यादा मिलेगी। लंबाई इधर ज्यादा मिलेगी और स्ट्रेंथ यहां ज्यादा मिलेगी, लेंथ वहां पे ज्यादा मिलेगी, स्ट्रेंथ यहां ज्यादा मिलेगी, ताकत यहां ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां लेंथ ज्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि वहां डबल बॉन्ड रहेगा और यहां सिंगल बॉन्ड रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, डबल बॉन्ड से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है लेकिन लेंथ घट जाती है, तो उसमें लेंथ कम आएगी। क्लियर होगी क्या बात? अरे बोलो, कर पाएंगे आप इस प्रॉब्लम को? नेक्स्ट देखो, PH3 और PH3 बताओ फिर। PH3 में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी क्या? आप बताओ। P है, H H H। तो बेटा फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसने भी बॉन्ड बना लिया। तो हाइड्रोजन के पास ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी नहीं होता और लोन पेयर भी नहीं होता। अरे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने भी बॉन्ड बना लिया, राइट? तो हाइड्रोजन के पास ना इलेक्ट्रॉन पेयर है ना लोन पेयर है, दो बॉन्डेड एटम है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? अरे बोलो, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे नहीं होगी, इस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। CF4 कार्बन है, उससे 4 फ्लोरीन लगे हुए, 1 2 3 4, ठीक। फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, जितने भी हैलोजन होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास 3-3 लोन पेयर होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास कितने कितने लोन पेयर होते हैं? 3-3 लोन पेयर होते हैं, ठीक। जब इन्होंने सिंगल बॉन्ड बना रखा होता है उस टाइम की बात हो रही है। सबके पास 3-3 लोन पेयर। अब दो बॉन्डेड एटम है, एक के पास लोन पेयर अवेलेबल है, बिल्कुल है, लेकिन कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 2 4 2 6 2 8। तो
तो कार्बन का ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट। यहां कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट है भाई, कंप्लीट ऑक्टेट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आ रही क्या बात? यहां कोई वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 बॉन्डेड एटम है, एक के पास लोन पेयर है लेकिन दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहां वैकेंट ऑर्बिटल आपको नहीं मिलेगा। और जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो उस केस में क्या बैक बॉन्डिंग हो पाएगी बेटा? नहीं हो पाएगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल थे लेकिन लोन पेयर नहीं था। यहां क्या हुआ, लोन पेयर है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। दोनों चीज होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर भी होना चाहिए। मान लो किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो हो लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। किसी के पास लोन पेयर तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। दोनों चीज चाहिए तब जाके बैक बॉन्डिंग होती है। समझ में आती है क्या बात? B3N3S6 इसको बोलते हैं बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो B3N3S6 को क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो ये है, इसमें कितने बोरॉन है बेटा? 1 2 3 बोरॉन हो गए, 3 नाइट्रोजन, 1 2 3 नाइट्रोजन हो गए और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 बोरॉन हो गए, 1 2 3 नाइट्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। ये है B3N3S6, राइट। अब इसकी मॉलिक्यूल के अंदर क्या बैक बॉन्डिंग हो सकती? आप खुद बताओ। बोरॉन के पास देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और 2 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? बोरॉन के पास 6। तो अपन क्या लिखेंगे कि बोरॉन का ऑक्टेट क्या है बेटा? इनकम्प्लीट। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, राइट। दोनों बॉन्डेड एटम है, एक के पास लोन पेयर है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे ही इसके पास लोन पेयर है, इस बोरॉन के पास भी क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसके बीच में भी क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी तो ये बॉन्ड डबल बन जाएगा। नाइट्रोजन लोन पेयर देगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, बोरॉन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पे प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पे माइनस आएगा। क्यों? ऐसे ही बेटा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे प्लस आ जाएगा, ये गेन करेगा, इस पे माइनस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां देते ही कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। ऐसे ही बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां दोगे तो ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आ जाएगा। बोरॉन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, माइनस आ जाएगा। कितना प्लस आया? 1 2 3, प्लस का 3, माइनस काउंट करो, 1 2 3, प्लस का 3 माइनस का 3, नेट चार्ज 0। तो देखो B3N3S6 के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है और हमारा भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अपन बोलेंगे कि इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होती है वो स्टेबल होती है। किसकी वजह से? बैक बॉन्डिंग की वजह से। 3 टाइम्स बैक बॉन्डिंग, 3 टाइम्स बैक बॉन्डिंग। अरे बोलो भाई। और इस वजह से ये क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है।
इनऑर्गेनिक बेंजीन स्टेबल होती है, उसका रीजन क्या दोगे कि इनऑर्गेनिक बेंजीन के अंदर 3 टाइम्स बैक बॉन्डिंग होती है। कर लेंगे बेटा आप। नेक्स्ट एग्जांपल, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ BF3, BCl3, BBr3, BI3। वो कह रहा है कि आपको BF3, BCl3, BBr3 और BI3 दिया गया है, आपको इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी है। हमने आपको बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आप उसमें से H+ को रिमूव करोगे और क्या बनाओगे, उसका कॉन्जुगेट बेस। लेकिन इसके पास भी H+ देने के लिए नहीं है, इसके पास भी H+ नहीं है, इसके पास भी H+ देने के लिए नहीं है, इसके पास भी H+ देने के लिए नहीं है। ये जितने भी मैंने पिक्चरें लिखी हैं इनमें से कोई सा भी बंदा H+ नहीं दे सकता है ही नहीं, तो देगा कहां से यार, राइट? अरे दे सकता है क्या? किसी के पास H दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दे सकता। तो आप क्या इनके कॉन्जुगेट बेस बना सकते हो? नहीं बनाओगे। हमने आपको पहले सिखाया एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए H+ को हटाएंगे और उनके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उस स्पीशीज की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये बात हमने आपको थोड़ी देर पहले सिखाई थी। पर अब क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा है जिसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी H+ नहीं दे सकता, इनमें से कोई सा भी H+ देने को तैयार नहीं है, तो यहां पर कॉन्जुगेट बेस हम नहीं बना पाएंगे, राइट? तो फिर सर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। BF3, दूसरा कंसेप्ट देखो, BF3, एक आपके पास क्या है BCl3, अपन सबको बना लेते हैं पहले। एक अपने पास है BBr3, एक अपने पास है BI3, ठीक है? सबके पास लॉन पेयर है। क्लोरीन हेलोजन के पास लॉन पेयर होते हैं। ठीक, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 5, 1s2 2s2 2p1। क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p1। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के पास, वो उतने ही क्या बना पाएगा? अरे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बोरॉन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3। तो बोरॉन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3। फिलहाल कितना है? 1। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किस में? 2p में। 2s में 1। अब 2p में कितने हो गए? 2। अब ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, अकेले अकेले हो गए सब। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक बोरॉन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3। तो बोरॉन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3। कितना है बेटा? 1। तो 2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किस में? 2p में। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना लिए होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज में लेकर के। अरे ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो काम आ गए होंगे, क्या बनाने के? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम आगे होंगे। लेकिन एक ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट है। कौन सा वैकेंट है? 2p ऑर्बिटल इसका एक वैकेंट है। तो अपन लिखेंगे कि BF3 के अंदर जो बोरॉन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है? उसका 2p। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है बेटा? 2p। अब फ्लोरीन की बात करो।
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। आउटर मोस्ट शेल वाले की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? केवल आउटर वालों की। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब जरा देखो फ्लोरीन ने कितना बॉन्ड बना रखा है? एक फ्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया है। अरे एक फ्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, और फ्लोरीन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितना है? एक। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है आप उतने बॉन्ड बना सकते हैं। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बना रखा है, बिल्कुल सही है। ये भी लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर है, और ये भी क्या है? लॉन पेयर है। सब क्या है? ये लॉन पेयर है। अरे बोलो, तो अब इसके लॉन पेयर 2s में अवेलेबल है। ये जो जोड़ा बच गया, जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन है वही लॉन पेयर है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो लॉन पेयर होता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये अनपेयर्ड है, इसने तो यहाँ सहसंयोजक बंध बना लिया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया होगा। लेकिन ये जो ये पेयर्ड वाले बच गए हैं ये क्या है? लॉन पेयर। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो लॉन पेयर है। तो 1 2 3 तो लॉन पेयर है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसने इसके साथ क्या बना लिया होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये लॉन पेयर किस में है? 2s में और 2p में। मैं कंसिडर कर रहा हूं 2p में, 2s में भी हो सकते हैं और 2p में भी हो सकते हैं। ठीक, अब आप मुझे बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। टॉप टू बॉटम चलने पे शेल बढ़ता है, रेडियस बढ़ती है। तो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो शेल बढ़ता है। बोरॉन के पास जरा बताना वैकेंट 2p ऑर्बिटल मिलेगा, वैकेंट 2p ऑर्बिटल ही होगा। लेकिन क्लोरीन के जो लॉन पेयर होंगे वो फ्लोरीन के किस में होते थे? 2p में, तो क्लोरीन के किस में मिलेंगे? 3p में मिलेंगे। अरे टॉप टू बॉटम चलते हैं तो शेल बढ़ जाता है। इसके लॉन पेयर दूसरे शेल में तो इसके तीसरे में मिलेंगे, इसके तीसरे है तो इसके चौथे में मिलेंगे, इसके चौथे में तो इसके पांचवें में मिलेंगे। कॉमन सेंस की बात है, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो शेल इंक्रीज होता है। तो इसके लॉन पेयर 2p में, तो क्लोरीन वाले के किस में मिलेंगे? 3p में। इसके लॉन पेयर किस में मिलेंगे? 4p में। इसके लॉन पेयर किस में मिलेंगे? 5p में। अरे बोलो, एक के पता है तो सबके पता है, ये एक ही ग्रुप के मेंबर। और टॉप टू बॉटम चलने पे शेल इंक्रीज होता है। फ्लोरीन में जब लॉन पेयर 2p में है तो क्लोरीन में 3p में, ब्रोमीन में 4p में, आयोडीन में 5p में मिलेगा। टॉप टू बॉटम चलते हैं शेल बढ़ जाता है। और जो बोरॉन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल 2p में, यहां पे भी 2p में वैकेंट है। यहां भी क्या लिखेंगे? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। और यहां भी क्या लिखेंगे बेटा? वैकेंट 2p ऑर्बिटल, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। ठीक, अब 2p से लॉन पेयर किस में जाएंगे? वैकेंट 2p में जाएंगे। 2p से 2p में जाएंगे भैया। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन, 2 बॉन्डेड एटम, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरे के पास लॉन पेयर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये लॉन पेयर है वो 2p में है, और जो बंदा इनको गेन करेगा, जो इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, जो बोरॉन इन इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो कौन से ऑर्बिटल में लेगा? 2p में। तो 2p से कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे? 2p में जाएंगे। ये कैसा? इसमें 3p से किस में जाएंगे? 2p में। इसमें 4p से किस में जाएंगे? 2p में। इसमें 5p से किस में जाएंगे? 2p में। बोरॉन तो सब में ही 2p है, लेकिन फ्लोरीन से जब लॉन पेयर आएगा तो 2p से 2p में आएगा, 2p से 2p में आएगा। यहां 3p से किस में आएगा? 2p में आएगा। यहां 4p से किस में आएगा? 2p में। यहां 5p से किस में आएगा? 2p में। अब आप ही बताओ, जब 2p से 2p में आएगा, दोनों के साइज सेम है, ये भी दूसरे शेल से आ रहा है और जो ले रहा है वो भी दूसरे शेल में ले रहा है, तो डेफिनेटली यहां जो ओवरलैपिंग होगी वो काफी इफेक्टिव होगी। ओवरलैपिंग जो होगी काफी ज्यादा होने वाली है, एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग होने वाली है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनने वाला है। तो अपन कहें कि BF3 के अंदर जो बैक बॉन्डिंग है वो पावरफुल होगी। पावरफुल क्यों होगी? क्योंकि लॉन पेयर भी 2p से आ रहा है और वैकेंट ऑर्बिटल भी कौन सा है? 2p है। तो जब सेम ऑर्बिटल में जाएगा तो डेफिनेटली उनके बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, ये बॉन्ड पावरफुल बनेगा। अरे बोलो भाई, ये बॉन्ड पावरफुल बनेगा। समझ में आ रही क्या बात? ये उससे थोड़ा वीक बनेगा, ये उससे वीक बनेगा, ये सबसे वीक होगा।
इसमें ओवरलैपिंग जो है सबसे कम होगी, इसमें ओवरलैपिंग सबसे कम होगी, क्योंकि 5p से किस में जाना है, 2p में जाना है, तो गैप ज्यादा हो गया। पांचवें सेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, कौन से शेल में, दूसरे शेल में, तो गैप ज्यादा हो गया। तो ऐसे केस में ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, बॉन्ड बन तो जाते हैं लेकिन वो पावरफुल नहीं बन पाते। तो यहां बैक बॉन्डिंग हो तो सकती है लेकिन पावरफुल बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कब होगी, जब जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है उसका ऑर्बिटल और जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा उसका ऑर्बिटल सेम हो। तो बात ही क्या है, मतलब कसम से मजा आ जाता है उस टाइम जब दोनों का साइज सेम हो, राइट। दूसरे शेल से दूसरे ही शेल में जा रहा है, ये दूसरा शेल है और इसके पास भी कौन सा शेल है, दूसरा। तो जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डेफिनेटली इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेगा, बहुत अच्छी बात होगी, बॉन्ड पावरफुल बनेगा। अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें हुई, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा बनी BF3 में, उसके बाद BCl3 में, उसके बाद BBr3 में और उसके बाद BI3 में। और बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बैक बॉन्डिंग के, जिसमें बैक बॉन्डिंग, जिसकी बैक बॉन्डिंग कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ और बैक बॉन्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। इसमें बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, Bi3 में बैक बॉन्डिंग सबसे कम है, बैक बॉन्डिंग सबसे कम है इसलिए Bi3 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। समझ में आ रही बात, क्यों ज्यादा है सर, ये इसका नहीं, आप एक बात बताओ सर, ये लॉजिक कहां से आया। देखो आप मानते हो Bi3 में बैक बॉन्डिंग सबसे कम है, ये बात तो मानते हो, क्योंकि 5p से 2p में जा रहा है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, बॉन्ड बन भी जाएगा तो ज्यादा पावरफुल नहीं बनेगा, तो इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है और इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है। अब जैसे ही इसमें बैक बॉन्डिंग होगी तो इसमें बैक बॉन्डिंग होने के बाद बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जबकि इसकी सिचुएशन क्या है, इसमें बैक बॉन्डिंग होने के चांस काफी कम है, तो इसके पास 2 2 4 2 6, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि बैक बॉन्डिंग के चांस बहुत कम है, ये बहुत रेयर होती है। इसमें बैक बॉन्डिंग 100% होगी, तो जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और इसका ऑक्टेट क्या रह जाएगा, इनकम्प्लीट। और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वो फ्यूचर में किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और जो फ्यूचर में किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो लुईस एसिड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लुईस एसिड बोला जाएगा। जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहने के चांस हैं, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहने के चांस हैं, या फिर अपन ऐसे बोले जो फ्यूचर में किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो अच्छा लुईस एसिड होता है। तो Bi3 में बैक बॉन्डिंग के चांस कम है। बैक बॉन्डिंग कम क्यों हो रही, क्योंकि 5p से 2p में जाना है, राइट, 5वें सेल से दूसरे सेल में जाना है, इसलिए बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही। बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर बोरॉन के पास यहां 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ऑक्टेट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट, और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वह फ्यूचर में किसी और से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो अपन उसको अच्छा लुईस एसिड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या। तो Bi3 अच्छा लुईस एसिड है। इसका रीजन क्या है कि Bi3 में बैक बॉन्डिंग के चांस कम है, राइट। Bi3 में बैक बॉन्डिंग के चांस कम है, और बैक बॉन्डिंग कम होगी तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा तो फ्यूचर में किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जो फ्यूचर में किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है तो वह अच्छा लुईस एसिड होता है। तो हमने क्या सीखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बैक बॉन्डिंग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो बताओ जरा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, Bi3, और सबसे कम एसिडिक है BF3, और सबसे ज्यादा एसिडिक है Bi3। बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है BF3 में, और सबसे कम बैक बॉन्डिंग किसमें, Bi3 में। जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। Bi3 इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम बैक बॉन्डिंग से 2 तरीके से जोड़ते हैं। एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का तरीका क्या है कि आप उसका H+ हटा दे, कॉन्जुगेट बेस बना लें। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उस स्पीसीज की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी।
समझ में आ रही है बात? एक तरीका तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का कि आप H+ को हटाएं, वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और फिर जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल आएगा उस स्पीसीज की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका, जिनके अंदर H+ नहीं है तो अपन क्या चेक करेंगे, पहले बैक बॉन्डिंग और एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें सबसे कम बैक बॉन्डिंग होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। हमने देखा Bi3 में बैक बॉन्डिंग सबसे कम है तो Bi3 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। Bi3 इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि Bi3 में बैक बॉन्डिंग कम होगी या न के बराबर होगी, तो Bi3 में जब बैक बॉन्डिंग कम होगी या बैक बॉन्डिंग के चांस कम है तो Bi3 में बोरॉन के पास 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसका अष्टक अपूर्ण रह सकता है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह सकता है। तो फ्यूचर में ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहने की वजह से फ्यूचर में ये किसी थर्ड पार्टी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो अच्छा लुईस एसिड है। तो हमने क्या देखा, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें, Bf3 में, और बैक बॉन्डिंग सबसे कम किसमें, Bi3 में। और एसिडिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा है, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, Bf3, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, Bi3। कर लेंगे बेटा, इस लेक्चर को अपन फिनिश करते हैं।